हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 1.3 बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1.4 केमिकल स्पीशी। तो केमिकल स्पीशी हम किसे कहते हैं? वर्ड स्पीशी का मतलब है किस्म, केमिकल के किस्म। अब हम कहते हैं कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आइडेंटिकल यानी कि एक जैसा है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल स्पीशी। अ केमिकल स्पीशी इज़ अ केमिकल एंटिटी। एक केमिकल स्पीशी जो है वो केमिकल चीज़, एंटिटी यानी कि चीज़, कोई ख़ास यानी कि यूनिक चीज़, जैसे कि एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल। अब ये तीनों एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ये तीनों चीज़ें एक केमिकल स्पीशी ही हैं। टॉपिक नंबर 1.4.1 आयंस। आयंस की दो किस्म होते हैं, एक एनायन और केटायन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। उसके बाद हमारा आता है मॉलिक्यूलर आयन और उसके बाद हमारा आता है फ्री रेडिकल। ये तीनों चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बढ़ते हैं व्हाट इज़ एन आयन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। आयन एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होती हैं। अब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कैसे आयंस पर आती हैं या फिर कैसे एटम्स पर आती हैं ताकि वो आयंस बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस के दो किस्म होते हैं। सबसे पहला एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन। एटॉमिक आयन की सिंपली हम डेफिनेशंस बता सकते हैं कि सिंपल एटम यानी कि एक एटम जिस पर कोई ना कोई चार्ज हो उसे हम कहते हैं एटॉमिक आयन। उसके बाद हमारा आता है मॉलिक्यूलर आयन, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटॉमिक आयन में सिंगल एटम, मॉलिक्यूलर आयन में ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग एनी चार्ज इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर एटम, अ मॉलिक्यूलर आयन। अब एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन के दो किस्म होते हैं। एटॉमिक आयन हम कहते हैं केटैन, यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है उसे हम कहते हैं केटैन, और जिस आयन पर नेगेटिव चार्ज होती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव एनायन। अब जिस मॉलिक्यूल पर केटैन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होती है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर केटैन, और जिस मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज होती है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनायन। अब यहाँ हमें एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन के केटायन और एनायन के साथ साथ एग्जाम्पल दिए गए हैं। केटायन में हमारा सबसे पहले आता है सोडियम पॉजिटिव। अब सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर, इसलिए ही एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हमें ये पता है कि एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए एटम स्टेबल होता है। अब अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर यानी कि उस एलिमेंट पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन की चार्ज होती है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से उस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस मैग्नीशियम में दो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम पर केटायन है +2। यहाँ पर दो बार मैंने प्लस प्लस लिखा है, इसे हम +2 भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन ज़्यादा हैं। अब हम बढ़ते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन कम हैं और 3 प्रोटॉन ज़्यादा हैं। 3 प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो इसलिए हमने 3 बार प्लस लिखा है, इसे हम +3 भी लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एनायन। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटॉन से बढ़ जाएगा, इसलिए क्लोरीन पर -1, हम इसे -1 भी कह सकते हैं या फिर सिर्फ माइनस भी कह सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगी O-2। -2 का मतलब ये है कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएं तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आए तो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए हम इसको इंडिकेट करते हैं नाइट्रोजन -3। अब
हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर केटायन और मॉलिक्यूलर एनायन के एग्जांपल्स पर। मॉलिक्यूलर केटायन की एग्जांपल दी गई है हमें अमोनिया। अमोनिया यानी कि NH4। NH4 में अगर प्लस चार्ज आई है तो उसने इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किए हैं, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, उसमें प्रोटॉन नंबर जो है ज़्यादा है, इसलिए हम N+H4 लिखा है हमने। H3O यानी कि H2O में अगर एक प्रोटॉन यानी कि एक हाइड्रोजन बढ़ जाए तो उसे हम H3O+ कहेंगे, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा भी है। और उसके बाद हम कहेंगे NO2+। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज लगाई गई है। उसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूलर एनायन। मॉलिक्यूलर एनायन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीजन पर -2, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर एनायन है। ऑक्सीजन 2 अगर -1 है तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। और अगर नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO के ऑक्सीजन पर 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसे हम -3 की चार्ज देंगे। अब हम आते हैं प्रोडक्शन ऑफ आयंस। आयंस बनते कैसे हैं? आयंस जो हैं वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनते हैं। अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो एनायन बनाएगा। एनायन में हमने देखा है कि नेगेटिव चार्जेस होती हैं। कोई भी अगर एटम है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेता है, उसमें पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर थे, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, इसलिए उस पर एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर उसी सेम ऑक्सीजन ने लॉस किया एक इलेक्ट्रॉन तो उसे वो केटायन बना देगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एटम। केटायन जो है उसको एनर्जी चाहिए बनने के लिए। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं कि केटायन को किस तरह एनर्जी चाहिए बनने के लिए। अगर हम एक सोडियम एटम को एनर्जी अप्लाई करते हैं तो सोडियम एटम एक्साइट हो जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में वो एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमें डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि केटायन एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाद हम आते हैं एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एनायंस आर फॉर्म्ड, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एनर्जी जब भी रिलीज़ हो तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक एनायन फॉर्म हुआ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को हमें किसी भी एटम्स में डालना है तो उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एनर्जी रिलीज़ और एनर्जी कंज्यूम, इन दोनों के एग्जाम्पल पर यहाँ पर हमें 2 रिएक्शन समझाई जाती हैं। सबसे पहले आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि जिस चीज़ में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर केटायन फॉर्म हो रहा है तो उस चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी की जिस रिएक्शन में ज़रूरत हो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ फ्री रेडिकल। अ ग्रुप ऑफ एटम्स और एन एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा कि जो भी एटम है उसके अंदर जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद होता, हमेशा उस इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं। जब भी वो पेयर टूटता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी वजह से या फिर किसी भी रिएक्शन में लॉस्ट हो जाता है तो वो पेयर टूट जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर टूट जाता है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उस एटम्स के शेल में रह जाता है, तो उस एटम को हम फ्री रेडिकल कंसिडर करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो पेयर में इलेक्ट्रॉन उन एटम को स्टेबल बनाता है। अब स्टेबल बनाने वाली चीज़ ही हमारी खो जाए तो वो एटम हाईली रिएक्टिव हो जाता है। रेडिकल्स जो हैं वो पुटिंग डॉट
यानी कि अगर हम एक यहाँ पर नुक्ता लगा दें किसी भी एटम पर या किसी भी एलिमेंट के एक एटम पर, तो समझ जाना चाहिए molecular radical group of atoms having unpaired electron are called radicals, molecular radicals। यानी कि पहले हमने पढ़ा एक एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो एक फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे हम फ्री रेडिकल या फिर मॉलिक्यूलर रेडिकल कहते हैं। यहाँ पर हमें मीथेन की एग्जांपल दी गई है। अमूमन हम मीथेन को CH4 लिखते हैं, पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन या फिर हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो CH3 यानी कि रेडिकल बन गया, वो अब अनस्टेबल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए आपके लिए लेक्चर ला सकें।